हेलो क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसमें गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 5 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शुक्र तारे के समान। तो सबसे पहले देखते हैं इसके लेखक कौन हैं। तो देखिए, स्वामी आनंद, सन्यासी स्वामी आनंद इसके लेखक हैं। उनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ जिले के किमड़ी गांव में सन 1887 में हुआ था और इनका मूल नाम हिम्मतलाल है। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद। ठीक है। और इन्होंने जो ये पाठ लिखा है, मूलतः ये गुजराती भाषा में लिखा गया है, शुक्र तारे के समान, जिसमें लेखक यानी कि स्वामी आनंद जी ने गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है। तो लेखक ने इसे रेखा चित्र के रूप में लिखा है। बच्चों, रेखा चित्र साहित्य की वो विधा होती है जिसमें एक तरह से शब्दों के द्वारा एक चित्र सा खींच दिया जाता है। जैसे रेखाओं से हम चित्र बनाते हैं ना, उसी तरह से शब्दों का जो चित्र होता है, मतलब ऐसा लाइव सा, आप जब किसी के व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो एकदम से उसका पूरा दृश्य आपके सामने प्रकट हो जाता है मन ही मन। तो उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। तो रेखा चित्र के माध्यम से नायक, मतलब जो नायक हैं, जो इस स्टोरी के, इस पाठ के जो नायक हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी ऊर्जा, उनकी लगन, उनकी प्रतिभा के बारे में और उनकी सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन आदि के बारे में उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से उनका वर्णन किया है। तो किसका वर्णन किया है बच्चों? वो हैं महादेव भाई देसाई, जो कि गांधी जी के निजी सचिव थे। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों कि इस पाठ का नाम क्या है। अब इस पाठ का नाम जानने से पहले देखिए, हमें इसमें मुख्य मुख्य बातें जो हैं इस पाठ की, मैंने आपके लिए एक पेपर पे लिखी है। देखिए, इसके मुख्य पात्र कौन कौन हो गए? स्वामी आनंद, जिनका मूल नाम हिम्मतलाल है और जो इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है। फिर इन्होंने जिनके बारे में लिखा है, यानी जिन्हें वो शुक्र तारे के समान कह रहे हैं, वो हैं महादेव भाई देसाई, जिन्हें बीच में एक जगह पाठ में एमडी भी कहा गया है, शॉर्ट में। एमडी मतलब महादेव देसाई। ठीक है। जो कि महात्मा गांधी के मंत्री थे और जिन्हें शुक्र तारे के समान कहा गया है। ठीक है। अगले जो इसमें पात्र हैं, श्री कालीनाथ राय, जो कि लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून के संपादक थे। बच्चों, ये लाहौर से निकलता था राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक। दैनिक जो होता है, जो रोज़ निकलता है ना अखबार, उसे हम दैनिक कहते हैं। जैसे आपके घरों में आता है, हमारे घरों में आता है, तो ट्रिब्यून उसका नाम था, उसके संपादक थे। तो अगले पात्र जो हैं वो अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन का नाम हम देखेंगे पाठ में। ये बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे। ठीक है। तो ट्रिब्यून कहाँ से निकलता था? लाहौर से। और बॉम्बे क्रॉनिकल निकलता था बम्बई से। ठीक है। फिर महात्मा गांधी हैं पात्र, जिनके बारे में बात करी है। और महात्मा गांधी इस पाठ के अंतर्गत संपादक बने 2 पत्रों के, पहला यंग इंडिया और दूसरा नवजीवन। ठीक है। ये दोनों साप्ताहिक थे, अहमदाबाद से निकलते थे। बच्चों, साप्ताहिक पत्र वो होता है जो हफ्ते में एक बार, यानी सप्ताह में एक बार निकलता है। तो इसमें से जो यंग इंडिया था साप्ताहिक था, जिसे बाद में महात्मा गांधी ने सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने की बात कही थी। ठीक है। उसके बाद देखिए, महादेव देसाई ने जिन पत्रिकाओं का अंग्रेजी अनुवाद किया, वो कौन कौन सी थी? उनके नाम मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप जो टैगोर रचित है, शरद बाबू की कहानियाँ, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण सत्य के प्रयोग, जो गांधी जी की आत्मकथा है। इन सब का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है। ये मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी पाठ में, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेंगे। ठीक है। और फिर अब चलते हैं पाठ की ओर। पाठ का नाम है बच्चों शुक्र तारे के समान। ये देखिए, यहाँ से आपका पाठ शुरू होता है। अब देखिए, शुक्र तारा, पहले तो शुक्र तारा समझते हैं क्या होता है बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें शुक्र तारे के समान बताया गया है महादेव देसाई जी को।
तो बच्चों आप सबको पता है कि सूरज किस दिशा में निकलता है? पूर्व दिशा में। और अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। तो सूर्योदय के 2-3 घंटे पहले पूर्व दिशा में और सूर्यास्त के 2-3 घंटे बाद पश्चिम दिशा में एक खूब चमकता हुआ ग्रह दिखाई देता है बच्चों। वही शुक्र ग्रह है, जिसे छोटी दूरबीन से हम देख सकते हैं और ये बहुत ही चमकीला होता है। और पाठ में अब देखते हैं, शुक्र जो है चंद्र का साथी माना गया है। तो इसकी जो आभा प्रभा यानी इसका जो प्रकाश है, इसकी जो रोशनी है, उसका वर्णन संसार के सारे कवियों ने किया है। और नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को, कलगी के रूप में यानी जैसे सुंदर सी कलगी होती ना मोर के सिर पे, वैसे ये ऊपर की तरफ चमकता है। तो इसे ऐन शाम के समय या बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक नहीं देख सकते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसी तरह से उन्होंने जो कंपैरिजन किया, देखिए कि इसी तरह से भाई महादेव जी भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगाकर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। ठीक है, तो वो इस तरीके से अपने प्रकाश से, अपनी रोशनी से, अपनी विद्वता से, अपनी आभा से सारे संसार को मुग्ध करके और जल्द वो अस्त हो गए, यानी कि वे हमें छोड़कर चले गए। तो सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे, है ना। मतलब जब वो उनके बारे में बता रहे हैं तो वो तब तक जीवित नहीं हैं, इसीलिए उनके लिए स्वर्गीय शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है और कह रहे हैं कि वो मानो सेवा धर्म का पालन करने के लिए ही धरती पर जन्मे थे। मित्रों के बीच विनोद में वो अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिष्टिखर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव करते थे। अब वो कह रहे हैं कि वे अपने मित्रों के बीच में विनोद यानी कि मजाक मजाक में कहते थे, मैं तो गांधी जी का हम्माल यानी कि कुली हूँ, जो इनका सारा सामान ढोता हूँ। और कभी कभी तो वो कहते थे बड़े गौरव से और गर्व से कहते थे कि मैं तो भाई गांधी जी का पीर बावर्ची भिष्टिखर सब हूँ। बच्चों, ये एक मुहावरे की तरह प्रयोग होता है ऐसे व्यक्ति के लिए जो सभी कामों को, बहुत सारे कामों को सफलतापूर्वक कर सकता है। ऐसा समर्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है ना। तो पीर का मतलब जो समय पड़ने पर एक सिद्ध पुरुष की तरह सही संदेश दे सके, बावर्ची जो खाना अच्छा पका सके, भिष्टी जो पानी भर सके और खर जो गधे की तरह से सामान ढो सके। तो ऐसा कहने में वे बड़ा गौरव का अनुभव करते थे कि मैं तो गांधी जी के लिए सब तरह के काम कर सकता हूँ। अगली पैरा में देखिए, गांधी जी के लिए वे भी पुत्र से भी अधिक थे, है ना। गांधी जी भी उनको मानते थे अपने बेटे से भी ज़्यादा। जब सन 1917 में गांधी जी के पास वे पहुँचे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। जब वो पहली बार मिले ना 1917 में गांधी जी से, तभी गांधी जी समझ गए थे कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल सही व्यक्ति है और इसीलिए उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी बना लिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग की हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, पहली बात तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, याद रखना है आपको। और गांधी जी को किस स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? पलवल स्टेशन पर। ठीक है, गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। ठीक है, वो तो जेल जा रहे थे और उन्होंने कहा कि अब महादेव भाई जी इनको संभालेंगे मेरे काम को। सन 1929 में महादेव भाई आज से तो हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन गए थे, है ना। आज से तो हिमाचल, पीछे अर्थ लिखा हुआ है, सेतु बंध रामेश्वर से हिमाचल तक विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, यानी देश के कोने कोने के लोग जो थे वो उनको प्रेम करते थे और वे सबके दुल्हारे बन गए थे। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। तो बता रहे हैं कि पंजाब में फौजी शासन था, तो पंजाब में जो भी नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर फौजी कानून लगा दिया गया और उन्हें जन्म कैद यानी उम्र कैद की सज़ा देकर काला पानी भेज दिया गया। काला पानी बच्चों, जहाँ पर उम्र कैद की सज़ा पाए कैदियों को भेजा जाता था।
ठीक है। वर्तमान समय में ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है ना। तो लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सज़ा मिली। हम लोग ने पहले बात की थी ना कि लाहौर का मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र था, क्या था? ट्रिब्यून। कहाँ से निकलता था बच्चों? लाहौर से। और इसके संपादक श्री कालीनाथ राय थे, उन्हें भी सज़ा मिली 10 साल की जेल की। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे, ठीक है। तो गाम देवी का जो मणि भवन वो स्थान था जहाँ गांधी जी बैठते थे और लोगों की दुख दर्द तकलीफ़ों को सुनते थे। तो वहाँ पर लोग जो है उमड़ते थे, भीड़ की भीड़ आती थी और उनको बताते थे कि उनके साथ किस तरह से जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे। अब वो लोग आने वाले तो बहुत सारी बातें बोलते थे, दुखी होते थे, अपनी कहानियाँ ना बहुत देर तक बोलते रहते थे। तो महादेव जी उनकी सारी बातों को सुनते थे धैर्य के साथ, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी उनकी टिप्पणियाँ तैयार करते थे और फिर उन्हें गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे, यानी आमने सामने। रूबरू का मतलब आमने सामने बैठकर फिर उनसे मुलाकातें करवाते थे। गांधी जी बम्बई बच्चों आजकल मुंबई कहा जाता है ना, बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे क्रॉनिकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। गांधी जी इन सब चीज़ों की फिर तैयार हो जाती थी रिपोर्ट्स। फिर जो बम्बई का जो मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक था, है ना, अंग्रेजी का रोज निकलने वाला अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल, इस पर वो लेख लिखते थे। क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी, तो वो जो रोज़ निकलता था मतलब उसमें इतनी न्यूज़, इतनी खबरें होती थी कि जगह ही नहीं मिलती थी। इतनी लोगों के कष्ट, परेशानियाँ और सब चीज़ें और खबरें इतना ज़्यादा होता था कि उसमें जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में क्रॉनिकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सज़ा देकर इंग्लैंड भेज दिया। अब देखिए, क्रॉनिकल के निडर मतलब जो डरते नहीं थे बिल्कुल, अंग्रेज थे वो, लेकिन फिर भी अंग्रेज संपादक थे हॉर्नीमैन, जो कि क्रॉनिकल पेपर निकालते थे, लेकिन फिर भी वो बड़ी निडरता के साथ अंग्रेज़ों की जो भी अत्याचार थे उनके खिलाफ लिखते थे। तो इस कारण उन्हें भी सरकार ने सज़ा दी और उन्हें देश निकाले की सज़ा देकर वापस इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकरलाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास, ठीक है। तो इनमें से जो अंतिम यानी कि जमनादास द्वारकादास थे वो श्रीमती बेसेंट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, ठीक है, लेकिन उसमें क्रॉनिकल वाले हॉर्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे, ठीक है। ये लोग एक पेपर निकालते थे अंग्रेजी साप्ताहिक जो था, यानी कि अंग्रेजी का अखबार, लेकिन साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में, वीक में एक बार आता था, है ना। और उसमें लिखते मुख्यतः कौन थे? जो क्रॉनिकल वाले हॉर्नीमैन थे ना संपादक, तो वो ही लिखते थे। लेकिन जब उनको देश निकाला मिल गया तो फिर इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। तो ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। तो इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे अब यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त ज़रूरत थी ही, मतलब क्यों थी? क्योंकि भई हमने अभी देखा ना, क्रॉनिकल में जगह की तंगी बनी रहती थी और गांधी जी को तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती थी, बहुत लोगों की परेशानियां थी। तो उन्होंने तुरंत ही ये विनती स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पड़ने लगा, है ना। अब तो काम तो बहुत था उनके पास। तो गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा हफ्ते में 1 बार नहीं 2 बार निकालेंगे इसको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें लोगों तक पहुंचा सकें। हर रोज का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छापने के लेख, टिप्पणियाँ, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख, है ना, ये सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते। हम कौन कह रहा है? जो लेखक हैं, है ना, स्वामी आनंद जी, वो कह रहे हैं कि हम और बाकी लोग मिलकर, हम लोग यानी कि तैयार करते थे, क्योंकि अब हफ्ते में, सप्ताह में 2 बार यंग इंडिया प्रकाशित होने लगा। तो फिर हमें रोज का पत्र व्यवहार होता था, मुलाकातें, सभाएं, है ना, लेख, टिप्पणियाँ, फिर पंजाब के मामले होते थे, उनकी रिपोर्ट्स और गांधी जी के लेख, सारी सामग्री हमें 3 दिन में तैयार करनी होती थी। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया
और दोनों साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। तो कह रहे हैं यंग इंडिया तो निकाल ही रहे थे हम, प्रकाशित कर रहे थे, संपादक थे ही गांधी जी, उसके पीछे पीछे वो नवजीवन के भी संपादक हो गए और वो भी साप्ताहिक था, यानी हफ्ते में एक बार निकलता था अहमदाबाद से। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। तो अब कह रहे हैं कि मैं भी, स्वामी आनंद जी कह रहे हैं मैं भी साबरमती आश्रम में रहने आया 6 महीने के लिए। तो शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापाखाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। तो कह रहे हैं शुरू में मैं क्या करता था, ग्राहकों का हिसाब किताब रखता था, जो अखबार के ग्राहक होते थे ना, और जो साप्ताहिक अखबार था उसको डाक में डलवाना, डाक के द्वारा भेजे जाते थे, है ना, तो वो मैं करता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर संपादन भी मैं करने लगा और सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। छापाखाना बच्चे जहाँ पर पेपर छपते हैं, है ना। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में भी बीतने लगा, क्योंकि गांधी जी तो देश देश के कोने कोने में घूमते रहते थे और महादेव जी उनके साथ साथ रहते थे कि जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। अब गांधी जी और महादेव जी जहाँ जहाँ घूमते थे, दिन भर तो कार्यक्रम करते और फिर बैठ के लेख लिखते और इनको भेजते और फिर ये उसको अखबार में साप्ताहिक में छापते थे। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते, है ना। तो कौन कौन लिखता था गांधी जी को पत्र? सभी प्रांतों से, उस समय प्रांत कहते थे स्टेट्स को बच्चों, है ना। तो वहाँ के उग्र, यानी कि जो उग्र थे और जो उदार थे, दो तरह के देशभक्त थे उस समय, है ना। और कुछ कहते थे कि भाई ऐसे झगड़ा वगड़ा करके ही आज़ादी मिलेगी, कुछ कहते थे भाई शांति से मिलेगी। इस तरह से दो तरह के टीमें थीं। क्रांतिकारी लोग थे जो क्रांति पे विश्वास करते थे, और देश विदेश के और भी धुरंधर लोग थे, अखबारों के संवाददाता आदि थे, वो सभी गांधी जी को पत्र लिखते थे। और गांधी जी क्या करते थे, उन पत्रों को पढ़ते, सार निकालते और यंग इंडिया के कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों के साप्ताहिक विवरण भेजा करते। तो फिर और महादेव जी क्या करते थे, वो गांधी जी के संग संग रहते थे ना, तो गांधी जी की यात्राओं के जो भी विवरण होते थे और रोज रोज की उनकी जो भी गतिविधियां होती थी, उनके विवरण सब इनको भेजा करते थे ताकि उसको छाप सकें। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र, जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी की प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते रहते थे, उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख भी समय समय पर लिखा करते थे। तो क्या करते, इसके अलावा महादेव जी क्या करते थे कि जो देश विदेश के जो बड़े बड़े समाचार पत्र थे ना, अग्रगण्य बड़े बड़े, वो क्या करते थे, कह रहे हैं आंखों में तेल डालकर, यानी कि पूरी चौकसी के साथ देखते रहते थे गांधी जी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज कहाँ गए, ऐसा करा वैसा करा, और उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते थे और उनकी कमियां निकालते थे और समय समय पर उनको आड़े हाथों लेने वाले लेख लिखते रहते थे, है ना। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह है, और कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी पूरी सत्यनिष्ठा में से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया था। अब देखिए यहाँ एमडी शब्द यूज हुआ ना, ये महादेव जी के लिए ये शब्द प्रयोग हुआ है, महादेव देसाई। अब वो कह रहे हैं कि बेजोड़ कॉलम लिखते थे वो, बहुत बेहतरीन और पूरी चौकसाई, मतलब पूरी अलर्ट के साथ, कहीं कोई गलती नहीं हो सकती थी। तो उस वजह से जो ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्र थे ना, बड़े से बड़े, तो उन्होंने कहा कि जो बड़े से बड़े समाचार पत्र जिन तरह से जिन परंपराओं और जिन वैल्यूज़ पर लिखते हैं, हम भी उसी पर लिखेंगे। ये गांधी जी का आग्रह था। और वो कट्टर से कट्टर उनके जो विरोधी थे, उनके साथ भी उनका ये नियम था
कि वो किसी का भी इस तरह की आलोचना नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो पूरी सत्यनिष्ठा उसमें होनी चाहिए, कोई भी गलत उसमें न्यूज़ नहीं आएगी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पूरी सत्यनिष्ठा से, है ना, विनय के साथ, विवेक के साथ विवाद करेंगे, है ना। तो गांधी जी की क्या तालीम थी कि जो भी लिखा जाएगा इस समाचार पत्र में, वो पूरी सत्यनिष्ठा से होगा, और जो भी विवाद किसी के बारे में है या किसी की विरोध में कुछ लिखना है तो वो विनय विवेक युक्त विवाद होना चाहिए, यानी विनय के साथ, विनम्रता के साथ और विवेक के साथ, यानी कि बिल्कुल सही तथ्य उसमें डाले जाएंगे, ऐसी बातें लिखी जाएंगी, है ना। किसी तरीके की किसी को अपमानजनक रूप से नहीं लिखना है। तो ये जो उनकी तालीम थी, इन गुणों ने, ये गुण पूरी तरह से उन्होंने अपनाए महादेव देसाई जी ने। तो इस कारण से तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी, है ना, क्योंकि गांधी जी की विचारधारा से बहुत मतभेद थे उस समय भाई, अंग्रेज़ों के साथ भी थे और बहुत दूसरी विचारधाराएं भी थी, और साथ में विरोधी प्रचार भी होता था, है ना। हम लोग पहले बात कर रहे थे कि गांधी जी की हर गतिविधि को देखते थे, उस पर टीका टिप्पणी करते थे, तो विरोधी प्रचार भी था। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में, मतलब जितने भी दुनिया के बड़े बड़े समाचार पत्र थे, और यहाँ तक कि जो एंग्लो इंडियन समाचार पत्र थे, वहाँ भी जो एमडी थे यानी महादेव देसाई थे, व्यक्तिगत रूप से बहुत लाडले थे, सब उनको बहुत ही पसंद करते थे, उनकी पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व को। गांधी जी के पास आने के पहले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी, ठीक है। पहले वो सरकार के अनुवाद विभाग में थे, और नरहरि भाई उनके जिगरी दोस्त थे, और दोनों ने एक साथ वकालत पढ़ी थी। अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ शुरू की थी। तो कह रहे हैं कि जो वकालत का पेशा होता है ना, उसमें झूठ को सच, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता है। मतलब स्याह यानी कि काला, और सफ़ेद, काले को सफ़ेद, सफ़ेद को काला, यानी झूठ को सच, सच को झूठ करना होता है। और वो कह रहे हैं कि साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता। साहित्य तो बिल्कुल साफ गोई की बात होती है, सच सच कहता है, संस्कार भी इसी तरह के होते हैं, तो इससे इनका कोई संबंध नहीं रहता। लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरश्चंद्र आदि के साहित्य को उलटना पलटना शुरू कर दिया था। वो कहते हैं लेकिन इन दोनों ने ही, कौन कौन दोनों, एक तो महादेव देसाई और उनके जिगरी दोस्त जो थे नरहरि भाई। तो इन्होंने क्या करा था, उसी समय से साहित्य में भी इनकी रुचि थी। तो इन्होंने क्या किया, चित्रांगदा, कच्छ देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का विशाप, ये नाटिका थी एक, है ना, शरद बाबू की कहानियाँ, इन सब का अनुवाद उन्होंने किया। ये वो साहित्यिक रूप से भी सक्रिय थे। फिर देखिए, भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था। मतलब अक्षरों का मतलब उनकी जो लिखावट थी ना, इतनी सुंदर थी कि उसका कोई सानी नहीं था। बहुत ही बढ़िया लिखते थे। वायसराय के नाम जाने वाले गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। बच्चों, काफ़ी लंबा हो गया, 23 मिनट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब हम इसको एक्सप्लेनेशन भाग 2 में बाकी का पार्ट पढ़ेंगे, है ना। आप लोग इतना समझ लीजिए, और फिर अगले वीडियो में बाकी की एक्सप्लेनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है बच्चों, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, ताकि वो भी लाभान्वित हों, है ना। और आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, वैसे ही पढ़ते रहिए। चलिए, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपसे बच्चों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।